नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए बाल विकास सीडीपी से मूल्यांकन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके रीट एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और ये मूल्यांकन जो है ये आपका ऐसा टॉपिक है जो सीडीपी में रीट एग्जाम में गारंटी से 3 से 4 नंबर का जरूर पूछा जाता है। तो इस क्लास के बाद आपको मूल्यांकन से संबंधित कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं होगी। इस क्लास को देख लेना। इस क्लास के बाद आपको मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन रीट के एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल अंक देना होता है, सीखने की प्रगति को मापना होता है, बच्चों को असफल करना होता है, या फिर केवल परीक्षा लेना होता है। देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य केवल अंक देना नहीं होता, ध्यान रखना। केवल अंक देना नेगेटिव होगा। सीखने की प्रगति को मापना, सीखने की प्रगति को मापना ये आपका पॉजिटिव है। आगे देखते हैं, बच्चों को असफल करना। बच्चों को हम असफल कभी नहीं कर सकते, ध्यान रखना है इस बात को। बच्चों को हमें पॉजिटिव ही रखना है, मतलब पास करना है। असफल कभी उन्हें असफलता की ओर नहीं ले जाना है। केवल परीक्षा लेना, बच्चों की केवल परीक्षा से उनको कुछ नहीं सिखा सकते। परीक्षा लेकर कुछ नहीं सिखा सकते। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रगति को मापना, बच्ची के सीखने की प्रगति को मापना। ठीक है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यही जानना होता है कि छात्र ने कितना सीखा है। ठीक है, कितना सीखा है और उसे आगे सुधार किया जा सकता है। आगे मतलब उसकी मापना, क्या मापेंगे कि उसने कितना सीखा है जिससे इसके शिक्षा में आगे और सुधार किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने की प्रगति को मापना। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा पर ध्यान देना, केवल परीक्षा पर ध्यान देना, छात्रों के समग्र विकास को मापना, केवल लिखित परीक्षण लेना, या केवल रिपोर्ट कार्ड बनाना। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जो सीसीई होता है, इसको हम केवल परीक्षा पर ध्यान नहीं दे सकते, ये भी नेगेटिव होगा। देखिए छात्रों के समग्र विकास को मापना, छात्रों के हम विकास को माप सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव होगा। केवल लिखित परीक्षण लेना नहीं होगा। केवल रिपोर्ट कार्ड कभी नहीं बना सकते, ध्यान रखना इस बात को। रिपोर्ट कार्ड से हम नहीं बच्चों को सिखा सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों के समग्र विकास को मापना। ठीक है, सीसीई में छात्रों के शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रमी गतिविधियों दोनों को मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जो सीसीई होता है तो उसमें क्या करते हैं कि छात्रों के शैक्षणिक विकास को मापते हैं और पाठ्यक्रमी, ठीक है, पाठ्यक्रमी विकास को मापते हैं। तो ये दोनों गतिविधियों को मूल्यांकन करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? राइट आंसर छात्रों के समग्र विकास को मापना हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है। मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? प्रारंभिक मूल्यांकन, या आत्मनिष्ठ मूल्यांकन, या फिर बाह्य मूल्यांकन, या फिर गणनात्मक मूल्यांकन। कौन सा मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। तो देखिए प्रारंभिक मूल्यांकन ये आपका होगा नहीं, क्योंकि मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं ये पूछ रहा है। तो ये तो है आत्मनिष्ठ मूल्यांकन और वाह मूल्यांकन। तो देखिए जो गणनात्मक मूल्यांकन होता है, जैसी कोई विधि नहीं होती जबकि अन्य प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो गणनात्मक विधि होती है ये मूल्यांकन का प्रकार होता नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? गणनात्मक मूल्यांकन। वाह मूल्यांकन भी होगा, आत्मनिष्ठ मूल्यांकन, प्रारंभिक मूल्यांकन, ये तीनों मूल्यांकन का प्रकार होते हैं और गणनात्मक मूल्यांकन नहीं होता। तो डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, प्रारंभिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों की कमजोरियों को पहचानना, केवल परीक्षा आयोजित करना, केवल अच्छे छात्रों को चुनना, या फिर विषय को कठिन बनाना। क्या होगा? देखिए क्या हो सकता है, सोचिए, कमेंट में बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो जो प्रारंभिक मूल्यांकन होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका छात्रों की कमजोरियों को पहचानना होता है। देखिए छात्रों की कमजोरियों को पहचानना ही होता है।
ठीक है, प्रारंभिक मूल्यांकन में छात्र की कमजोरियों को पहचानते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। केवल परीक्षा आयोजित करना कुछ नहीं होता, केवल अच्छे छात्रों को चुनना ये भी आपका नहीं होगा। विषय को कठिन बनाना, हम विषय को कठिन कभी नहीं बना सकते। टीचर का काम विषय को कठिन बनाना नहीं होता है। तो राइट आंसर छात्रों की कमजोरियों को पहचानना होगा प्रारंभिक मूल्यांकन में। ठीक है, डायग्नोस्टिक यानी कि जब किसी का इलाज करते हैं तो उसको उसकी बीमारी को पहचानते हैं, उसी तरीके से हम प्रारंभिक मूल्यांकन में छात्रों की कमजोरियों को पहचानते हैं। ठीक है, तभी तो उसका इलाज किया जाएगा जब उसकी कमजोरियों को हम पहचानेंगे। छात्र की कमजोरियों को पहचानना, यह मूल्यांकन यह समझने के लिए किया जाता है कि छात्र की सीखने में कितनी कठिनाइयाँ, उसको क्या क्या सिखाया जा सकता है, उसे कैसे सिखाया जा सकता है। तो राइट आंसर छात्रों की कमजोरियों को पहचानना हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, समष्टि मूल्यांकन कब किया जाता है? समष्टि मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है, शिक्षण की शुरुआत में किया जाता है, या फिर आपका कभी नहीं किया जाता? क्या है इसका राइट आंसर? क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है समष्टि मूल्यांकन। तो देखिए, समष्टि मूल्यांकन आपका शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, देखिए समष्टि मूल्यांकन का उद्देश्य यह मापना होता है, ध्यान रखना, जो समष्टि मूल्यांकन होता है ना, इसका उद्देश्य यह मापना होता है कि छात्र ने पूरे पाठ्यक्रम में क्या सीखा है। ठीक है, क्या सीखा है ये इसमें मापना होता है। तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम उसका पूरे पाठ्यक्रम का मतलब क्या सीखा है इसमें ये नहीं कर सकते। शिक्षण प्रक्रिया के अंत में, मतलब अंत में, हाँ, शिक्षण की शुरुआत में भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, ये तो गलत होगा। शिक्षण की प्रक्रिया के अंत में ही हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, सही सही उसके पूरे पाठ्यक्रम में क्या सीखा है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के अंत में, ठीक है, पढ़ाई के अंत में। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के अंत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है? सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है? केवल साल में एक बार परीक्षा लेना, नियमित और लगातार मूल्यांकन करना, केवल मौखिक परीक्षा लेना, या फिर केवल रिपोर्ट कार्ड भरना? देखिए, सतत मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या हो सकता है? देखिए, सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो देखिए, सतत मूल्यांकन का केवल साल में एक बार परीक्षा लेना, ये तो होगा ही नहीं, ये तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा। अच्छा, सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है पता है? मूल्यांकन प्रक्रिया के निरंतर चलती रहती है। जो मूल्यांकन प्रक्रिया है ना, ये निरंतर चलती रहती है, ध्यान रखना, निरंतर चलती रहती है। तो इसमें नियमित और लगातार मूल्यांकन करना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि वो नियमित और लगातार मूल्यांकन ही हमारा सतत मूल्यांकन का मुख्य अर्थ होता है। ठीक है, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, केवल रिपोर्ट कार्ड नहीं, मौखिक परीक्षा लेना ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, कौन सा मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है? कौन सा मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है? प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है, आत्मनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है, समष्टि मूल्यांकन किया जाता है, या फिर आपका केवल बोर्ड परीक्षा के लिए किया जाता है? क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है। देखिए, कौन सा मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है? तो देखिए, जो शिक्षण के दौरान किया जाता है ना, वो प्रारंभिक मूल्यांकन नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि जो आंतरशिक्षण मूल्यांकन होता है ना, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है, ताकि बच्चों की प्रगति को समझा जा सके। जो आंतरशिक्षण यानी कि उसके अंदर का मूल्यांकन होता है ना, वो आपका ये वाला मूल्यांकन समष्टि मूल्यांकन नहीं होगा, केवल बोर्ड परीक्षा नहीं होती। आंतरशिक्षण मूल्यांकन कब होता है? जब बच्चे पढ़ता है, उसके बीच में होता है। ठीक है, बीच में ये मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? बच्चों की प्रगति को समझा जाता है कि बच्चे जो शिक्षण ले रहे हैं इसके दौरान उसकी क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है? तो आपका आत्मनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मूल्यांकन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? केवल लिखित परीक्षा लेना, मौखिक परियोजनाएं, कार्य पर्यवेक्षण आदि, या फिर केवल बहुविकल्पी प्रश्न, या फिर आपका केवल कक्षा परीक्षण? देखिए, मूल्यांकन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? मूल्यांकन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे प्रभावी तरीका, देखिए, केवल लिखित परीक्षा ये नहीं होगा, ध्यान रखना इसको। मौखिक परियोजना, कार्य पर्यवेक्षण आदि। देखिए,
जो मूल्यांकन का सबसे प्रभावी तरीका होता है ना, ये आपका मौखिक, परियोजना कार्य, पर्यवेक्षण, ये सभी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है ना वो यही है, मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य, पर्यवेक्षण, उसका पर्यवेक्षण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल बहुविकल्पी, इससे तो कुछ नहीं होगा, ये अच्छा तरीका नहीं है। केवल कक्षा परीक्षण में ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक परियोजना कार्य, ये आपका सही पॉजिटिव अच्छा सही तरीका है मूल्यांकन करने का। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से किया जाता है जिससे छात्र की सही योग्यता का पता चल सकता है। तो विभिन्न तरीका यही होगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, आत्म मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्म मूल्यांकन, ठीक है, शिक्षक द्वारा अंक देना, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये तो नेगेटिव पे ध्यान रखना। छात्र को अपनी प्रगति विश्लेषण करने का अवसर देना, ये आपका पॉजिटिव है, क्योंकि छात्रों को अपनी प्रगति का विश्लेषण देना और उसको अवसर देना, उसको मौके देना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा। परीक्षा में असफल होना, ये तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, केवल हम बच्चों को रटकर शिक्षा नहीं दे सकते, ये आप दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो छात्र जो है अपनी प्रगति का विश्लेषण और उसको अवसर देना, क्योंकि आत्म मूल्यांकन से ही छात्र अपनी ताकत को समझता है। ठीक है, अपनी ताकत को समझता है और कमजोरियों को समझ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कह रहा है आत्म मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। तो आत्म मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो यही होता है, छात्र को अपनी प्रगति का विश्लेषण कराना और उसको अवसर देना। तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, उपयुक्त मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? जो उपयुक्त मूल्यांकन होता है इसमें क्या शामिल होता है? केवल शिक्षक का आकलन, माता पिता, शिक्षक, सहपाठी और स्वयं का आकलन। देखिए, उपयुक्त मूल्यांकन में केवल वार्षिक परीक्षा नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, केवल लिखित परीक्षा, ये भी गलत है, ये भी गलत और आपका ये भी गलत। तो देखिए, उपयुक्त मूल्यांकन में क्या होता है? उपयुक्त मूल्यांकन में बहुआयामी होना चाहिए। मूल्यांकन जो होता है ना वो बहुआयामी होना चाहिए, ताकि छात्र की वास्तविकता पता चले। छात्र की क्या पता चले? वास्तविकता। ठीक है, क्षमता, सही आकलन हो सके उसका। तो इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, माता पिता, शिक्षक, सहपाठी और स्वयं का आकलन, ये सभी शामिल होते हैं उपयुक्त मूल्यांकन में। ये माता पिता भी होता है, ठीक है, शिक्षक भी होता है, सहपाठी और उसके स्वयं का आकलन, ये सभी मतलब शामिल होते हैं उसके उपयुक्त मूल्यांकन में मदद करने के लिए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा मूल्यांकन छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है? कौन सा मूल्यांकन है जो छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE, या फिर केवल बोर्ड परीक्षा, या केवल लिखित परीक्षा, या फिर आपका कठोर परीक्षाएं? बताइए क्या हो सकता है? देखिए, सोचिए क्या हो सकता है इसका। कौन सा मूल्यांकन छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है? तो देखिए, ये आपका जो है कौन सा मूल्यांकन है जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है? तो ये आपका देखिए जो CCE है ना, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये CCE छात्रों के विकास के हर पहलू को समझता है, हर पहलू को और मापता है और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सतत और व्यापक मूल्यांकन ही हो जाएगा। केवल बोर्ड परीक्षा गलत होगा, केवल लिखित परीक्षा, कठोर परीक्षाएं हम कभी नहीं करा सकते। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, परियोजना कार्य किस प्रकार के मूल्यांकन में आता है? जो परियोजना कार्य होता है ये किस प्रकार के मूल्यांकन में आता है? प्रारंभिक मूल्यांकन में आता है, आत्म स्तर मूल्यांकन में आता है, समष्टि मूल्यांकन में आता है, या फिर केवल कक्षा परीक्षा में आता है? जो परियोजना कार्य है ये किस प्रकार के मूल्यांकन में आता है? देखिए, परियोजना कार्य ये आपका आत्म स्तर मूल्यांकन की शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है, जिसमें परियोजना कार्य जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्रारंभिक मूल्यांकन में ये परियोजना कार्य नहीं होता। जो आत्म स्तर मूल्यांकन में इसमें आता है, समष्टि मूल्यांकन में इसमें केवल परीक्षा ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, शिक्षक मूल्यांकन में कौन सी रणनीति अपनाएगा? शिक्षक जो है वो मूल्यांकन में सबसे अच्छी रणनीति कौन सी है उसको अपनाएगा? केवल परीक्षा लेना, बच्चों को रटाना, बच्चों को व्यावहारिक और रचनात्मक गतिविधियां देना, या केवल रिपोर्ट कार्ड भरना? देखिए,
शिक्षक जो मूल्यांकन करता है इसमें सबसे अच्छी रणनीति क्या होती है? तो सबसे अच्छी रणनीति, अच्छे शिक्षक बच्चों को खेल, ठीक है, बच्चों को खेल से कराते हैं, कहानी सुनाते हैं, परियोजनाएं गतिविधियों के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं कि कहानी के द्वारा करते हैं, परियोजना के द्वारा करते हैं, ठीक है, परियोजना के द्वारा करते हैं। और देखिए आपकी खेल के द्वारा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए केवल परीक्षा लेना, इससे कुछ नहीं होगा, इससे मूल्यांकन नहीं हो सकता। बच्चों को रटाने से भी नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए बच्चों को व्यवहारिक और रचनात्मक गतिविधियां देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को व्यवहारिक और रचनात्मक गतिविधियां देना, इससे बच्चा का मूल्यांकन बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका सी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया को सुधारने के लिए किया जाता है? प्रारंभिक मूल्यांकन, आत्मस्तर मूल्यांकन, या फिर समष्टि मूल्यांकन, या फिर केवल अंक देना? कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सुधारने के लिए किया जाता है? तो देखिए प्रारंभिक मूल्यांकन होता है ना, ये तो नहीं होगा। मूल्यांकन प्रक्रिया को सुधारने के लिए तो देखिए जो वही होगा, ध्यान रखना, आत्मस्तर मूल्यांकन होता है ना, इसमें मूल्यांकन शिक्षक प्रक्रिया के दौरान होता है और इसमें शिक्षकों को यह समझने में मदद मिलती है कि पहलुओं को सुधारने की आवश्यकता है, बच्चे की जो उनको सुधारने की आवश्यकता है। तो जो सबसे जो मतलब सुधारने के लिए किया जाता है ना, वो मूल्यांकन आपका आत्मस्तर मूल्यांकन ही होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक केंद्रित मूल्यांकन का क्या अर्थ है? जो बालक केंद्रित मूल्यांकन होता है ना, इसमें इसका मुख्य अर्थ क्या है? केवल शिक्षक का दृष्टिकोण, केवल शिक्षक का दृष्टिकोण कभी नहीं हो सकता, ठीक है। बच्चों की समझ के आधार पर मूल्यांकन, हाँ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों की समझ के आधार पर मूल्यांकन, बच्चों की समझ के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं, उसने क्या सीखा है, उसने क्या समझा है, तो हम उसका अच्छी तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं, वैसे अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उसने क्या सीखा है अब तक, उसने जब कक्षा में पढ़ाता है, पूरी साल पढ़ाता है शिक्षक, तो उसमें उसका जब मूल्यांकन किया जाता है ना, तो उसके समझ के आधार पर मूल्यांकन सही रहता है। कठोर परीक्षा लेकर हम बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर सकते, केवल अंक देना, इससे भी नहीं कर सकते। तो राइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, शिक्षक मूल्यांकन के दौरान किन पहलुओं पर ध्यान देगा? शिक्षक जो है वो मूल्यांकन के दौरान किन पहलुओं पर ध्यान देगा? तो देखिए किन पहलुओं पर ध्यान देगा? केवल अकादमिक प्रदर्शन पर, या फिर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर, या फिर केवल लिखित परीक्षा पर, या केवल उपस्थिति पर? जो शिक्षक है वो मूल्यांकन के दौरान किन पहलुओं पर ध्यान देगा? केवल अकादमिक, देखिए केवल परीक्षा, वार्षिक परीक्षा पर नहीं, ये गलत होगा। देखिए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक, इन चारों पहलुओं पर ध्यान देगा ना, तो इससे बच्चे का मूल्यांकन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है, इन पहलुओं पर ध्यान देकर, ठीक है। केवल लिखित परीक्षा पर देकर नहीं कर सकते, उपस्थिति उस वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेगेटिव आपका जो बी आंसर है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का मूल्यांकन है तो उसका मूल्यांकन करते हैं तो इन पहलुओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है, शारीरिक पर और उसकी मानसिकता पर, उसकी भावनात्मक, उसकी सोच पर, ठीक है, उसकी भावना क्या कह रही है, उसकी सामाजिक विकास पर, इन चारों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, तो उसका मूल्यांकन हम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा मूल्यांकन छात्रों को सुधारने में सहायक होता है? प्रारंभिक मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन होता है, या समष्टि मूल्यांकन होता है? कौन सा मूल्यांकन छात्रों को सुधारने में सहायक होता है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? कौन सा मूल्यांकन छात्रों को सुधारने में सहायक होता है? छात्रों को सुधारने में सहायक देखिए प्रारंभिक मूल्यांकन नहीं होगा, सतत मूल्यांकन, समष्टि मूल्यांकन, केवल बोर्ड परीक्षा। तो जो आपका सतत मूल्यांकन है ना, सतत मूल्यांकन, ये इसके तहत बच्चों की लगातार प्रगति देखी जाती है, ठीक है, उसकी प्रगति लगातार देखी जाती है, जिससे क्या होता है, उन्हें सुधार के अवसर दिए जाते हैं, उन्हें क्या मिलते हैं, सुधार के अवसर दिए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर सतत मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा है, सुधारने में सहायक होता है, तो सतत मूल्यांकन बच्चे के सुधारने में सहायक होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, शिक्षक मूल्यांकन के बाद क्या करेगा? जो शिक्षक होता है ना, वो मूल्यांकन करने के बाद क्या करेगा? छात्रों को उनकी कमियों के बारे में बताएगा और सुधार के तरीके बताएगा, सिर्फ अंक देगा, परीक्षा खत्म करेगा, या फिर माता पिता को बुलाएगा? तो देखिए जो
शिक्षक होता है ना, वो मूल्यांकन के बाद क्या करेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका छात्रों को उनकी कमियों को बताएगा, उसमें क्या कमी है, उसने अब तक क्या सीखा और वह क्या जानता है, उसकी कमियों को बताएगा। ठीक है, तो उसमें बच्चा सुधार करेगा। ठीक है, और उसको सुधार के तरीके बताएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। ये अच्छा तरीका है सबसे। ठीक है, मूल्यांकन के बाद ये अच्छा तरीका है उसको अच्छे विचार देना और उसको अच्छी तरीके से समझाना। सिर्फ अंक देकर छोड़ देना गलत होगा, परीक्षा खत्म करेगा गलत होगा। माता पिता को बुला ही नहीं सकते, ये तो उसको डांट पड़ाई मतलब देना हो जाएगा, तो डांट बच्चे को हम कभी नहीं दे सकते। तो राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, प्रभावी मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। जो प्रभावी मूल्यांकन होता है ना, वो कैसा होना चाहिए, संपूर्ण और विविधता लिए हुए, या फिर केवल लिखित परीक्षा आधारित, या केवल मौखिक परीक्षा, या केवल रटने पर आधारित। जो प्रभावी मूल्यांकन होता है ना, ये कैसा होना चाहिए, क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, सोचिए। तो प्रभावी मूल्यांकन होता है ये आपका मौखिक, ठीक है, मौखिक और लिखित, ठीक है, मौखिक और लिखित परियोजना कार्य, गतिविधियां आदि सभी तरीकों को शामिल किया जाता है। उसकी गतिविधियां, उसकी लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, तो ये आपका प्रभावी मूल्यांकन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये आपका सबसे अच्छा होगा संपूर्ण और विविधता के लिए। ठीक है, केवल लिखित परीक्षा के लिए नहीं होगा, केवल मौखिक के लिए भी नहीं होगा, रटने के लिए भी नहीं होगा। नेगेटिव है, सबसे अच्छा है संपूर्ण और विविधता के लिए हम प्रभावी मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बच्चों की रचनात्मक को बढ़ाने के लिए कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे उपयुक्त है। बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे उपयुक्त है, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना आधारित मूल्यांकन, केवल लिखित परीक्षा, या केवल मौखिक परीक्षा। क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें आपका बच्चे नए विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। जो बच्चों की जो रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए हम और व्यवहारिक रूप से भी सीख सकते हैं। किसमें सीख सकते हैं, तो ये आपके परियोजना आधारित मूल्यांकन में सीख सकते हैं। ध्यान रखना, जो बच्चे होते हैं वो अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं परियोजना आधारित में मूल्यांकन में, और व्यवहारिक रूप से भी सीख सकते हैं, सभी के सहयोग से सीख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, प्रभावी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, केवल परीक्षा परिणाम देना, छात्रों की संपूर्ण प्रगति को मापना, या फिर केवल शिक्षक की राय पर निर्भर रहना, या केवल अकादमिक प्रतिशत देखना। देखिए जो प्रभावी मूल्यांकन होता है ना, प्रभावी मूल्यांकन, तो इसमें क्या है, इसमें आपका केवल परीक्षा परिणाम देना, ये तो गलत होगा। ठीक है, छात्र की संपूर्ण प्रगति को मापना। देखिए प्रभावी मूल्यांकन होता है ना शिक्षक का, वो सबसे अच्छा गुण उसमें छात्रों की प्रगति को, संपूर्ण प्रगति को मापना, उसकी संपूर्ण प्रगति, यानी वो क्या क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, ठीक है, क्लास में क्या सीख रहा है, स्कूल में क्या सीख रहा है, उसकी संपूर्ण प्रगति को मापना ही सबसे प्रभावी मूल्यांकन होता है। केवल शिक्षक की राय पर निर्भर रहना ये गलत होगा, केवल अकादमिक प्रगति ये भी गलत होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सब मूल्यांकन से छात्र को क्या लाभ होता है। सब मूल्यांकन से छात्रों को क्या लाभ होता है। देखिए वह खुद की गलतियां सुधार सकता है, केवल अंक प्राप्त कर सकता है, या परीक्षा के लिए तैयार होता है, या केवल शिक्षक पर निर्भर रहता है। देखिए स्वयं मूल्यांकन में वह खुद की गलतियां सुधार सकता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है स्वयं मूल्यांकन का। वह खुद की गलतियां सुधार सकता है, उसको खुद की गलतियों सुधारने में मदद मिलती है, वो अपने स्वयं मूल्यांकन करता है तब। ठीक है, केवल अंक प्राप्त करता है, ये गलत होगा। परीक्षा के लिए तैयार होता है, नहीं, गलत होगा, ये भी आपका नेगेटिव होगा। केवल शिक्षक पर निर्भर रहता है, केवल शिक्षक पर निर्भर छात्र कभी नहीं रह सकता, तो कुछ नहीं सीखेगा। तो राइट आंसर आपका वह खुद की गलतियां सुधार सकता है स्वयं मूल्यांकन में। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, रूब्रिक्स का उपयोग मूल्यांकन में क्यों किया जाता है। रूब्रिक्स छात्रों की प्रगति को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए, केवल अंक देने के लिए, या परीक्षा को कठिन बनाने के लिए, बच्चों को डांटने के लिए। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, केवल अंक देना गलत होगा, परीक्षा को कठिन बनाना नहीं बना सकते, बच्चों को डांट नहीं सकते।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, रूब्रिक्स एक स्केल या गाइड होता है। रूब्रिक्स क्या होता है? रूब्रिक्स होता है एक स्केल, ठीक है, और गाइड सहायता, उसको गाइड करना, ठीक है, जिसमें छात्र को उसकी प्रगति की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसको स्केल देना उसको, और उसको गाइड करना, ये आप रूब्रिक्स का काम होता है, जिससे छात्र को क्या मिलती है? उसको नई प्रगति की स्पष्ट जानकारी मिलती है, उसको प्रगति की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को प्रगति को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हम रूब्रिक्स का मूल्यांकन में सबसे अच्छा सहयोग होता है, ठीक है, उपयोग होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा मूल्यांकन में फीडबैक का क्या महत्व है। जो फीडबैक है ना, इसमें मूल्यांकन का क्या महत्व है फीडबैक का? तो देखिए, छात्रों को उसकी गलतियों का एहसास होता है, केवल अंक देना, छात्रों को डांटना, परीक्षा के बाद मूल्यांकन न करना। देखिए, जो फीडबैक होता है इसका मुख्य उद्देश्य केवल अंक देना नहीं होगा, छात्रों को डांटना भी नहीं होगा, परीक्षा के बाद मूल्यांकन करना। देखिए, परीक्षा के बाद मूल्यांकन भी नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा फीडबैक छात्र को उसकी कमजोरियों, ठीक है, उसकी कमजोरियों और सुधार के तरीकों के बारे में जानकारी देता है। अच्छा फीडबैक छात्रों को उसकी कमजोरियों और उसके सुधार के तरीके, ठीक है, के बारे में सही जानकारी देता है। तो राइट आंसर आपका छात्र को उसकी गलतियों का एहसास कराना हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा है, फीडबैक का असली मतलब छात्र को उसकी गलतियों का एहसास देना। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई में कौन से दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं? देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में तो आत्मस्थित या समष्टि मूल्यांकन, या प्रारंभिक और अंतिम मूल्यांकन, या मौखिक और लिखित मूल्यांकन, या केवल लिखित मूल्यांकन। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई है, इसमें कौन से दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं? कौन से दो प्रकार के होते हैं? तो देखिए, सीसीई में आत्मस्थित मूल्यांकन, ठीक है, निरंतर मूल्यांकन बोलते हैं इसे, आत्मस्थित मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन, और समष्टि मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन, दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, एक तो इसे हम निरंतर मूल्यांकन भी बोलते हैं, आत्मस्थित मूल्यांकन को, ठीक है, और आपका अंतिम मूल्यांकन होता है समष्टि मूल्यांकन। ठीक है, अंतिम मूल्यांकन। तो इसमें सतत और व्यापक सीसीई में कौन से दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं? तो निरंतर और आत्मस्थित मूल्यांकन, ठीक है, समष्टि और आत्मस्थित मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आत्मस्थित मूल्यांकन और समष्टि मूल्यांकन एक ही साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, जब कोई शिक्षक मूल्यांकन करता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब कोई शिक्षक मूल्यांकन करता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, सभी बच्चों की प्रगति को देखना और उन्हें सुधारने में मदद करनी चाहिए, केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, परीक्षा के बाद मूल्यांकन न करना चाहिए। तो देखिए, जब कोई शिक्षक मूल्यांकन करता है तो उसे किन बातों का ध्यान देना चाहिए? केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये आपका नेगेटिव होगा। केवल जो अच्छे अंक ला रहे हैं उनको ही प्रोत्साहित करते रहेंगे तो और बच्चों का क्या होगा? ठीक है, केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना, ये भी गलत होगा। केवल परीक्षा परिणाम पर सभी बच्चों की प्रगति को देखना और उन्हें सुधारने में मदद करना। दूसरा देखिए, ये आपका पॉजिटिव है, ध्यान रखना, सभी बच्चों को प्रगति को देखना और उन्हें सुधारने की मदद करना, केवल उच्च प्रदर्शन, मतलब ये आपका सही हो जाएगा। जब कोई मूल्यांकन करता है शिक्षक तो उन्हें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे अच्छी जो तरीका है, सभी बच्चों की प्रगति को देखना, जांचना और उन्हें सुधारने में मदद करना। सभी बच्चों को देखना चाहिए, छात्रों को, ठीक है, मतलब शिक्षक को। केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना गलत होगा, परीक्षा के बाद मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा मूल्यांकन शिक्षक के दौरान किया जाता है? कौन सा मूल्यांकन है जो शिक्षण के दौरान किया जाता है? समष्टि मूल्यांकन किया जाता है, आत्मस्तर मूल्यांकन किया जाता है, केवल वार्षिक परीक्षा किया जाता है, या फिर आपका केवल मौखिक परीक्षा लिया जाता है? कौन सा मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है? क्या हो सकता है? राइट आंसर बताइए, क्या हो सकता है? कौन सा मूल्यांकन है जो शिक्षण के दौरान किया जाता है?
तो देखिए आत्मस्तन मूल्यांकन शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है, यह बात ध्यान रखना। आत्मस्तन मूल्यांकन होता है ना, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है, ठीक है, ताकि छात्र की समझ को बेहतर बनाया जा सके, जो उसकी छात्र की समझ होती है उसको बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। तो राइट आंसर आत्मस्तन मूल्यांकन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बच्चों में समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन सबसे प्रभावी है? बच्चों में समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन सबसे प्रभावी है? बच्चों में समस्या समाधान, बताइए कौन सा मूल्यांकन सबसे प्रभावी है? परियोजना आधारित मूल्यांकन, केवल मौखिक परीक्षा, केवल बहुविकल्प परीक्षा, केवल बोर्ड परीक्षा? ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। परियोजना आधारित मूल्यांकन ही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। यही प्रभावी होगा बच्चों में समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए, ठीक है। यही सबसे अच्छा तरीका होगा परियोजना आधारित मूल्यांकन करना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा समष्टि मूल्यांकन। समेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पूरे पाठ्यक्रम की सीख को मापना, केवल पढ़ाई के दौरान गलतियां निकालना, परीक्षा को कठिन बनाना, या केवल छात्रों के पास या फेल करना? जो समष्टि मूल्यांकन होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए, कमेंट में बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए, समष्टि मूल्यांकन पूरे सत्र के अंत में किया जाता है, ध्यान रखना। पूरे सत्र के अंत में जो होता है वो समष्टि मूल्यांकन होता है आपका, ठीक है। और ताकि छात्र की समझ का आकलन किया जा सके, ठीक है। तो पूरे पाठ्यक्रम की सीख को मापना ही आपका समष्टि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होगा। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मूल्यांकन का दौरान फॉर्मेटिव फीडबैक क्यों जरूरी होता है? जो मूल्यांकन होता है इसके दौरान फॉर्मेटिव फीडबैक क्यों जरूरी होता है? छात्रों को सुधार करने के अवसर देने के लिए, या फिर केवल अंक बढ़ाने के लिए, या परीक्षा के बाद मूल्यांकन बंद करने के लिए, या केवल शिक्षक की राय व्यक्त करने के लिए? जो आपका मूल्यांकन के दौरान फॉर्मेटिव फीडबैक होगा क्यों जरूरी होता है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए, जो फॉर्मेटिव फीडबैक होता है इसमें शिक्षार्थियों को उसकी कमियों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इसकी कमियों के बारे में बताया जाता है, कमियों के बारे में, ठीक है। बताकर उसे सुधार का अवसर प्रदान किया जाता है, कमियों को बताकर और उसे सुधार का अवसर प्रदान किया जाता है, ठीक है, सुधार का अवसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छात्र को सुधार करने का अवसर देना, ठीक है। छात्र को सुधार करने के अवसर देने के लिए आपका फॉर्मेटिव फीडबैक लिया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। केवल अंक बढ़ाने के लिए नहीं होगा, परीक्षा के मूल्यांकन बंद करने के लिए बंद नहीं कर सकते, केवल शिक्षक की राय से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मूल्यांकन से संबंधित, ठीक है। तो जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं 2025 का, वो इस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि ये क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसके बाद आपको मूल्यांकन से संबंधित बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो इसको जरूर देख लेना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रीट की तैयारी करा रहा हूँ, रोजाना आपको अच्छी अच्छी वीडियो ला रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ला रहा हूँ। तो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर वीडियो मिलेंगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।